सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर अहमद नसीम ख़ान एंड आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। बेटा, ये क्लास बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड कोड FIN 302 की है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है क्लॉजेज ऑफ कैपिटल एंड शेयर्स। इसके साथ बेटा हम आज के टॉपिक से रिलेटेड सीखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स को भी। आइए बेटा आज के टॉपिक से रिलेटेड अपने लर्निंग आउटकम का देख लेते हैं। बेटा सबसे पहला जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो होगा हमारा क्लॉजेज ऑफ कैपिटल। हम क्लॉजेज ऑफ कैपिटल में कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड एंड अनइश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिज़र्व कैपिटल, कॉल अप कैपिटल जैसी चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। बेटा आगे हम बात करेंगे अपने सेकंड लर्निंग आउटकम की, जो होगा क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जो क्लासेस होंगी वो कौन सी होंगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ शेयर्स को, टाइप्स ऑफ शेयर्स को, और टाइप्स ऑफ शेयर्स में हम देखेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स को और प्रेफरेंस शेयर्स को। और फिर बेटा प्रेफरेंस शेयर्स की फ़र्दर कैटेगरीज होंगी, जिसमें हम कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, कन्वर्टेबल शेयर्स को देखेंगे। साथ ही हमने डेफर्ड शेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना है। सेकंड लास्ट जो हमारा लर्निंग आउटकम होगा वो होगा हमारा ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का डिफरेंस। और इसी के साथ लास्ट में हमने बेटा एक न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करनी है और एंड पे बेटा आपको हम इंशाल्लाह एक फॉर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल देंगे, जिसे आप हमें सॉल्व करके देंगे। तो आइए बेटा अपने लर्निंग आउटकम को वन बाय वन हम एक्सप्लोर करते हैं। हमारा सबसे पहला लर्निंग आउटकम था क्लासेस ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जो हमने क्लासेस डिस्कस करनी है बेटा वो यहाँ 6 हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली जो क्लास है वो होगी ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। बेटा ऑथोराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल से मुराद है वो कैपिटल जब आप कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हैं, तो तब आप अपनी कंपनी की प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स ऑफ कैपिटल को अंडर कंसिडरेशन रखते हुए जो टोटल कैपिटल रजिस्टर करवाते हैं उसे आप ऑथोराइज्ड कैपिटल का नाम देते हैं। टिपिकली देखें तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन इशू, सिंपल। और इसे आप नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं, इसे आप रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी याद कर सकते हैं। तो इसमें बस आपने इस चीज़ को अंडर कंसिडरेशन रखना है कि जो भी आपका ऑथोराइज कैपिटल होगा उससे ज़्यादा आप शेयर्स पब्लिक को इशू नहीं कर सकते। तो आपने बड़ा केयरफुली जब भी अपना कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल डिसाइड करना है, क्योंकि ना आप जब इसे चेंज करने जाएंगे तो आपने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जाके कैपिटल क्लास को बदलना होगा, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होगी। तो बेहतर तो इसके लिए यही है कि आप जब भी ऑथोराइज कैपिटल को बतौर कंपनी रजिस्टर करवाएं एज ए प्रमोटर, तो आप इसकी एनालिसिस अच्छी तरह कर लें कि आपके फ्यूचर में कितनी नीड्स हैं, हो सकती हैं एक्सपेक्टेड, और प्रेजेंटली क्या है, दोनों को मर्ज करके आप इसे रजिस्टर करवाएं। नंबर 2 पे इशूड एंड अनइशूड कैपिटल को क्लासेस ऑफ कैपिटल में डिस्कस किया जा रहा है। तो बेटा ज़रा केयरफुली से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी करने हैं, एक्सरसाइज होगी आपकी प्रॉपर। तो जब आप इशूड कैपिटल की बात करते हैं तो इसे जहन में आप जहन नशीन कर लें कि ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। ये ऑथोराइज कैपिटल का एक पोर्शन होता है जिसे आप पब्लिक को इशू करते हैं थ्रू सब्सक्रिप्शन। अब a company issues share according to its requirement.
जब कंपनी को रिक्वायर होते हैं, कैपिटल की ज़रूरत होती है, तो कंपनी मार्केट में जनरल पब्लिक को नॉर्मली इशू कर देती है अपने शेयर्स। अब इसकी एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इफ़ द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, आप एक कंपनी के सपोज यू आर अ कंपनी, तो आपका जो ऑथोराइज कैपिटल है जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फिक्स हुआ वो था 10 लाख। द कंपनी इशूड शेयर्स वैल्यू 7 लाख। कंपनी ने 7 लाख शेयर इशू करने का फैसला कर लिया। देन द इशू कैपिटल विल बी 7 लाख एंड अनइशू कैपिटल इज़ 3 लाख। उम्मीद है बेटा आपको इशूड और अनइशूड कैपिटल की समझ में आ गई होगी। बेटा नेक्स्ट जो हम चीज़ सीखेंगे वो होगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, द अमाउंट ऑफ इशू कैपिटल ओनली इंडिकेट। जब आप इशू कैपिटल की बात करते हो तो ये बेसिकली सिर्फ इतना इंडिकेट करता है द अमाउंट ओपन फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, कि आप कितने पैसे लोगों से लेना चाहते हैं एज ए कैपिटल। और आप जब सब्सक्राइब कैपिटल की बात करते हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है जो पब्लिक ले लेती है थ्रू सब्सक्रिप्शन। तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए पार्ट ऑफ इशू कैपिटल। जब हम सब्सक्राइब कैपिटल की बात करते हैं तो ये इशू कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। फॉर सब्सक्रिप्शन हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक। अब एग्जांपल ले लेते हैं बेटा हम एक, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो बेटा एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि एक कंपनी है वो 300,000 ऑर्डिनरी शेयर्स को इशू करने जा रही है, जिसके हर शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ होगी। अगर सारे के सारे शेयर्स सब्सक्राइब्ड हो जाएं पब्लिक के थ्रू, पब्लिक ले ले, तो आप ये कह सकते हैं कि इशू और सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल है। लेकिन अगर इन दी केस 300 में से 200,000 शेयर्स सब्सक्राइब किए जाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका इशू कैपिटल तो 3 लाख था, लेकिन सब्सक्राइब्ड कितना हुआ। द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स मे बी मोर और लेस दैन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। If the number of applications are more than the shares offered to the public by the company, so it is known as a oversubscription. In the case of application are less than issued capital, then we can say it is a called under subscription. बेटा आपको अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन की समझ में आ गई होगी कि कंपनी के इशू कैपिटल से कम अगर क्या नाम है सब्सक्राइब हो तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन, और अगर ज़्यादा हो जाएं तो फिर ओवर सब्सक्रिप्शन। ये आपस में वाइस वर्सा। अगला है बेटा पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल असल में उलट होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल का। मतलब सब्सक्राइब कैपिटल आप देखते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेड अप कैपिटल आप देखते हैं शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेड अप कैपिटल इज़ द अमाउंट विच हैज़ बीन पेड अप बाय द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन के थ्रू इस शेयर की जो कि पेमेंट बतौर कैपिटल पे करते हैं उसे हम पेड अप कैपिटल का नाम देते हैं। तो वेरी सिंपल है। अच्छा बेटा अगली जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो होगी हमारे पास रिज़र्व कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल क्या होता है बेटा? जब आप रिज़र्व कैपिटल की बात करते हैं तो रिज़र्व कैपिटल असल में एक स्पेशल कैटेगरी होती है जो जनरल मीटिंग में 3/4 मेजॉरिटी ऑफ कंपनी में शेयर होल्डर की वोटिंग से क्रिएट की जाती है। तो जब आप रिज़र्व कैपिटल को देखते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि रिज़र्व कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट कॉलेबल बाय द कंपनी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कंपनी बीइंग वाउंड अप। और इन सिंपल अगर बोलें तो हम कह सकते हैं रिज़र्व कैपिटल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ क्रिएटेड फॉर स्पेशल कैटेगरी बाय अ पब्लिक कंपनी। अगली चीज़ बेटा जो हम सीखेंगे वो होगी कॉल अप कैपिटल।
तो रिज़र्व कैपिटल असल में अनकॉल कैपिटल भी कहते हैं। तो रिज़र्व कॉल अप कैपिटल अगर समझेंगे तो बेटा आपको रिज़र्व कैपिटल की भी समझ आ जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात जो हम कर रहे थे कॉल अप कैपिटल की, तो बेटा सबसे पहले कॉल अप कैपिटल को समझने से पहले आप इस बात को समझ लें कि जब 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस आया, इसकी प्रोमगलेशन हुई, इसकी इशाअत हुई, तो कॉल अप कैपिटल बेसिकली सारे का सारा फुली कैपिटल में ही ट्रांसफ़र हो गया। कॉल अप कैपिटल एप्लीकेबल नहीं रहा। मतलब अब कॉल अप कैपिटल को समझ लेते हैं, कॉल अप कैपिटल है क्या। तो जब आप कॉल अप कैपिटल की बात करते हैं तो आप ये कहेंगे द अमाउंट ड्यू ऑन द शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड मे बी कलेक्टेड फ्राम द रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर इन इंस्टॉलमेंट एट अ डिफरेंट लेवल। होता ये था द अमाउंट ऑन द शेयर विच इज़ एक्चुअली डिमांडेड बाय द कंपनी टू बी पेड इज़ नोन एज अ कॉल अप कैपिटल। 1984 से पहले बेटा ऐसा होता था कि हम एग्जांपल को एक स्टडी करते हैं कि एक कंपनी के 3000 शेयर्स हैं, वो 10 रुपये का एक शेयर सब्सक्राइब कराती है जनरल पब्लिक से, और इसके ऊपर कंपनी में कॉल ले सकती है 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन का स्टेज थी तो वो ये कहेगी कि 3 रुपये पर शेयर आप मुझे इजाफी देंगे। 2 रुपीज़ पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, जिन बंदों को अलॉटमेंट होगी वो 2 रुपये के हिसाब से क्या नाम है मुझे शेयर्स की प्राइस पे करेंगे। और 1 ऑन द फर्स्ट कॉल, जब फर्स्ट टाइम उन्हें दिया जाएगा तो 1 रुपया उसके साथ देंगे। तो मतलब टोटल जो कंपनी ने पैसे डिमांड किए पर शेयर वो हो गए हमारे पास 2 + 3 + 1 = 6। तो कंपनी ने जो इजाफी कॉल अप कैपिटल लिया वो क्या हो गया 1,08,000। अब आप बात करें अनकॉल कैपिटल की, तो हम ये कहेंगे कि 1,08,000 तो हो गया आपका कॉल अप कैपिटल कंपनी का जो उसने इजाफी लिया, और बाकी जो रह गया वो था हमारे पास 1,20,000, क्योंकि 3,000 को हमने देखना है, मुकम्मल करना है, तो वो हमारा हो गया अनकॉल कैपिटल। अच्छा बेटा, इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, आपसे डिस्कस कर रहे हैं फॉर द क्लॉजेज ऑफ द कैपिटल के लिए, क्योंकि ना क्लॉजेज को तो हमने डिस्कस कर लिया। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस सेक्शन 68(4) द अमाउंट ऑफ पेएबल ऑन द एप्लीकेशन ऑन ईच शेयर शैल बी फुली नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर। इन द व्यू ऑफ दिस द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इशू कैपिटल। अच्छा बेटा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, और ये बड़ा अहम क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा भी जा सकता है किसी भी स्टेज पे कि अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल किया जा सकता है क्या, आप अपने कैपिटल के अमाउंट्स को बदल सकते हैं। तो इसमें आप इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखें और इसे याद कर लें कि जब आप अल्टरनेशन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो आपका मतलब अल्टरनेशन ऑफ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी है। और जब आपको ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी को बदलना है, मतलब आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं ऑथोराइज कैपिटल को, तो आपको क्या करना होगा, आपको शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी की जो क्लॉज है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने लिखी हुई है, आपको उसे बदलना होगा। आप उसे कैसे बदलेंगे बेटा, आपको उसे बदलने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर होगी। ये बात याद रखनी है कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएंगे अपनी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में, जिससे आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर कैपिटल की क्लास को बदलेंगे ताकि आप डिक्रीज़ या इंक्रीज़ शेयर कैपिटल को कर सकें। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बड़ा टिपिकल और बड़ा कम्प्लेक्स मैटर है। तो बेहतर तो यही है कि आप जो भी शेयर ऑथोराइज कैपिटल एक दफ़ा फ़िक्स करना चाहें, उसे प्रेजेंट और फ्यूचर नीड्स को दोनों को मर्ज करके फ़िक्स करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपको किसी वजह से जाना पड़े तो ये सारा मेथड भी इसमें मौजूद है, यू कैन चेंज इट। आइए बेटा अपने दूसरे लर्निंग आउटकम्स को देखते हैं। बेटा हमारा जो दूसरा लर्निंग आउटकम था वो था क्लासेस ऑफ शेयर। जैसे हमने क्लासेस ऑफ कैपिटल को सीखा, तो हम क्लासेस ऑफ शेयर्स को सीखेंगे। तो जब हम क्लासेस ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो जस्टिस फेयरवेल ने बहुत ही एक डिसेंट सी और कम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन दी है शेयर्स की। अकॉर्डिंग टू जस्टिस फेयरवेल, अ शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी। It is measured by the sum of money for the purpose of liability in the first place and of interest mean dividend
इन दी सेकंड प्लेस। तो बेसिकली इस डेफिनेशन से हमने 2 पॉइंट निकाले कि सबसे पहले तो अगर आप बात करते हैं शेयर होल्डर की, शेयर्स की, तो शेयर होल्डर शेयर्स के एक बेसिकली होते हैं ऑनर्स, और उनकी लायबिलिटी उनके शेयर्स तक ही होती है। जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे उतने ही वो कंपनी में प्रॉफिट और शेयर्स के इंटाइटलमेंट रखते हैं। और नंबर 2 पे बेसिकली फर्स्ट में लायबिलिटी को देखा जाता है और दूसरे में प्रॉफिट को अंडर कंसिडरेशन लाया जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर बोला जाए तो हम कह सकते हैं द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड इन दिस सेवरल स्मॉल यूनिट, और हर यूनिट को इज़ कॉल्ड अ शेयर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं शेयर्स के नेचर को, नेचर ऑफ द शेयर्स को। जब बेटा नेचर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर ऑफ द कंपनी शैल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इट इज़ ट्रांसफरेबल इन दी मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो आप इस बात को याद रखें कि अगर शेयर्स की ट्रांसफ़र्स देखनी है तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी जो सेकंड डॉक्यूमेंट्स होता है कंपनी का, उसमें लिखा हुआ है, और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक से दूसरे की तरफ मूव कर सकती है, ऑनरशिप उसकी बदल सकती है। नंबर 2 दूसरा जो पॉइंट है उसमें हम ये देखेंगे द शेयर कैपिटल इज़ नॉन रिफंडेबल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप एंड रिडक्शन ऑफ द कैपिटल। तो नंबर 3 पे बेटा हम ये देखेंगे ईच शेयर इन द कंपनी शैल हैव अ डिस्टिंक्टिव नंबर। हर शेयर्स का कोई ना कोई नंबर होता है या इंडेक्स होता है जिससे उसे पहचाना जाता है, ताकि कल को कौन ऑनर है, किसका उसका डिविडेंड को देना है या लॉस को रिकवर करना है या लायबिलिटी को फिक्स करना है, ताकि कंपनी को और उसके ऑनर को आसानी हो सके। बेटा अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ शेयर्स को। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 अ पब्लिक कंपनी इज़ अलाउड टू इशू ओनली वन कैटेगरी ऑफ शेयर, नेमली ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, तो बेटा जब अब ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करते हैं तो अब ऑर्डिनरी शेयर्स को इक्विटी का नाम भी देते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर में ये पहली टाइप है, दूसरी टाइप तो है प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा हम पहले देख रहे हैं इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स को। तो आप ऑर्डिनरी शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड इक्विटी शेयर्स। द शेयर होल्डर ऑफ द ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर्स आल आर रियल ओनर ऑफ अ कंपनी। The ordinary shareholder have a voting rights in the meeting of the company. They are entitled to receive dividend as are declared by the board of director. The equity shares capital cannot be redeemed during the life of a company. तो बेटा सीखा क्या हमने ये सीखा है इसमें कि जब आप ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर होल्डर की बात करते हैं तो बेसिकली जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं वो यही होते हैं, और ये ही वोटिंग राइट्स रखते हैं कंपनी की मीटिंग्स में। तमाम किस्म के मैनेजमेंट या कोई भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो कंपनी से रिलेटेड, वोटिंग पावर इन्हीं के पास होती है। दे आर द एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब भी डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं तो इन्हें इंटाइटलमेंट मिल जाती है। तो बेटा अब हम थोड़े से इसके मेरिट्स को देख लेते हैं वन बाय वन, उनके नाम को। पहला है वेंचर कैपिटल, दूसरा होगा नो बर्डन आर कंपनीज रिसोर्सेज, प्रोविजन ऑफ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। नंबर 4 पे नो चार्ज ऑन द एसेट्स, पेमेंट ऑफ द प्रॉफिट, रेट ऑफ द डिविडेंड। बेटा जैसे नाम से ही पता है प्रेफरेंस शेयर्स की जब आप बात करते हैं तो हैव सर्टन प्रेफरेंसेस एज गिवन टू अदर टाइप्स ऑफ शेयर। दूसरी टाइप्स ऑफ शेयर्स के मुकाबले में प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्रेफरेंसेस या प्रेफर किया जाता है। वो कौन सी प्रेफरेंसेस हैं वो हम देखते हैं इन 2 पॉइंट्स में। सबसे पहले जब आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होगा तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो दिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है बेटा वो ये है, इन द केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव पेरियर राइट इन द रिगार्ड एज अ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। जब आपकी कंपनी वाइंड अप की स्टेज पे हो गई और शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस दिए जा रहे होंगे तो सबसे पहले आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनके पैसे वापस करने हैं, बाकियों शेयर होल्डर्स को बाद में करने हैं। तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कुछ क्लासेस को बेटा डिस्कस कर लेते हैं। जो पहली क्लास है वो है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कम्युलेटिव। दूसरी है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और
तीसरी होगी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा है आपको, कम्युलेटिव, इकट्ठा। अब क्या होगा, द दीज शेयर्स कैरी द राइट टू क्लेम द डिविडेंड फॉर दोज ईयर्स आल्सो फॉर विच दे वर नो प्रॉफिट। अगर कुछ सालों से कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा और अगले साल प्रॉफिट आ जाता है, तो पिछले साल के सारे प्रॉफिट्स भी कंपनी को देने पड़ेंगे इन्हें। whenever the company declares the profit, the cumulative profit shares are paid dividend for all the previous year in which dividend could not be declared। मतलब अगर पिछले साल में कोई डिविडेंड नहीं दिया गया, तो जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो पिछले सालों का इकट्ठा डिविडेंड दिया जाएगा इन्हें। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये इसके वाइस वर्सा हैं। बेटा इसे देख लेते हैं। ये क्या है, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव नो क्लेम ओवर द एरियर ऑफ द डिविडेंड। जो बकाया जात होते हैं ना डिविडेंड के, जो पिछले साल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुए और इस साल हो रहा है, इन्हें पिछले साल के तो नहीं मिलेंगे, इस साल का मिल जाएगा जिस साल डिक्लेयर हुआ है। दे आर पेड अ डिविडेंड इफ़ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो ही इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा। बात करते हैं नंबर 3 जो काइंड है इसकी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स से क्या मुराद है बेटा, नाम से पता लग रहा है कि बदलना। कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। ये शेयर होल्डर आर द दोज विच हैव होल्डर कैन कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। ये अपने प्रेफरेंस शेयर्स की मतलब शेप को, काइंड को इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन के लिए टाइम एक स्पेसिफिक होना चाहिए। द राइट ऑफ द कन्वर्जन इज़ टू बी द ऑथोराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। और ये बात आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई है, जो कंपनी का बहुत ही अहम दूसरा डॉक्यूमेंट्स कंसिडर किया जाता है। मेरा तीसरी जो टाइप्स है शेयर्स की, पहली हमने पढ़ी इक्विटी, दूसरी पढ़ी हमने प्रेफरेंस, और बेटा तीसरी है डेफर्ड शेयर्स। डेफर्ड शेयर्स क्या है? डेफर्ड शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड फाउंडर शेयर्स फॉर यूज टू बी इशूड टू द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी का बेसिकली आइडिया किसी शख्स के पास आता है, वो कंपनी को जाके रजिस्टर करवाता है, सारी एफर्ट्स वो बेसिकली इब्तदाई तौर पे खुद करता है, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल सब चीज़ें वो मतलब बेसिक पार्ट है उसका एक्टिविटीज़ का। तो वो बेसिकली बंदा प्रमोटर है, उस बंदे को रिगार्ड करते हुए कुछ शेयर्स एलोकेट किए जाते हैं, तो उन्हें हम डेफर्ड शेयर्स का नाम देते हैं। डिविडेंड ऑन द डेफर्ड शेयर्स वाज पेड आफ्टर द क्लेम ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स हैड बीन मेट इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर। आपके जितने भी शेयर होल्डर हैं ना, जैसे आप पीछे आपने पढ़ा है बेटा, पढ़ा है ना, अभी हमने डिस्कस भी किया है, वो क्या था बेटा, वो ये था इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हमने प्रेफरेंस पढ़े, प्रेफरेंस में हमने 3 काइंड्स पढ़ी, कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव और लास्ट में पड़ा कन्वर्टेबल। इन सब को जब डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद ही डिविडेंड दिया जाएगा डेफर्ड शेयर होल्डर मतलब प्रमोटर को। द डेफर्ड शेयर होल्डर हैड 1 वोट, इनके पास वोट भी होता है 1। दीज शेयर्स अनेबल प्रमोटर टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द कंपनी विद अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इनकी स्मॉल होती है, लेकिन ये वर्किंग को किसी न किसी हद तक, क्योंकि शेयर होल्डर के पास एक वोट भी होता है, शेयर्स भी होते हैं, तो ये इख्तियार रखता है। अभी तक बेटा हमने सीखा है क्लासेस ऑफ शेयर्स को, शेयर्स समझा, शेयर्स की नेचर को समझा, उसके बाद बेटा हमने उसकी टाइप्स को देखा। टाइप्स में हमने 3 टाइप्स को अंडर कंसिडरेशन रखा डिफ़ाइन करते हुए। तो बेटा अब जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं ना, वो है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। कि ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। बहुत दफ़ा बच्चे ना इसमें गलती कर बैठते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती कि दोनों वर्ड्स को एक ही कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम जब अब ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि डेलिब्रेट एक्ट होता है। द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर इज़ वॉलंटरी, इट इज़ अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ द शेयर होल्डर। तो इसमें कोई इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती कि आप शेयर्स लें दें, ये शेयर होल्डर की अपनी मंशा होती है। जब आप बात करते हैं ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन का मतलब होता है इट इन्वॉल्व द पासिंग ऑफ द टाइटल शेयर्स बाय ऑपरेटिंग ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से आपकी क्या नाम है ये ट्रांसफ़र टाइटल की होती है। मतलब अगर किसी शख्स के कोई शख्स की डेथ हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी हो जाती है, ल्यूनेसी हो जाए, वो दीवाना हो जाता है, तो बेसिकली उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसकी जो इंटाइटलमेंट होती है, वो उसके लीगल सक्सेसर को बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ मिल जाती है। तो इसे आप ट्रांसमिशन का नाम देते हैं।
ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटा हम देखते हैं दोनों में। इट इज़ द वॉलेंट्री पासिंग ऑफ द शेयर इधर बाय द सेल और द गिफ्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र। मतलब आप जब ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं ना शेयर्स को, तो आप पूरी ज़िंदगी में किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन गिफ्ट के तौर भी दे सकते हैं। मतलब आप एज ए गिफ्ट दे सकते हैं, मतलब भाई है तो छोटे भाई को दे सकता है, या किसी हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को दे सकता है, या आप सेल भी कर सकते हैं थ्रू ट्रांसफ़र। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बट ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि किसी की डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंसी केस है, या लूनेंसी ऑफ अ शेयर होल्डर है, तो इसमें पैसे या गिफ्ट वाली कोई बात नहीं होती। नंबर 3 पे बेटा हम देखते हैं ट्रांसफ़र में। इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र द टाइटल ऑफ द शेयर पास ऑन द ट्रांसफरी। जिस डेफिनेटली जिसे आप गिफ्ट दे रहे हैं तो सारे हक उसके पास चले जाते हैं, एंटाइटलमेंट उसके पास चली जाती है। और इसमें भी क्या नाम है, इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन द टाइटल एज वेल एज द राइट ऑफ ट्रांसफ़र passes on to the executor or nominee of disease or the guardian of the lunatic। जिसके पास ट्रांसमिशन के थ्रू क्या नाम है शेयर जाता है, उसके बाद फर्दर ट्रांसफ़र करने के सारे इख्तियारात भी चले जाते हैं। लास्ट में बेटा आप देखेंगे इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर duly stamped executed instrument signed by the both parties is to be given the company for registration। मतलब दोनों जो पार्टीज़ होती हैं उनके साइंड होते हैं उस पर, लेने वाले के भी शेयर्स के और देने वाले के, जिसमें शेयर ट्रांसफ़र किया जाता है। और जब बात की जाती है आपके पास ट्रांसमिशन की, तो इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द शेयर द सक्सेशन सर्टिफिकेट, इसमें सर्टिफिकेट, क्योंकि ऑपरेशन ऑफ द लॉ के थ्रू क्या नाम है ट्रांसमिशन होती है, तो आपको कोर्ट से सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, जिसके को आप बताते हैं कि मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं गार्डियन हूँ इस बंदे का, ताकि आपको तमाम राइट्स मिल सकें। तो बेटा अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमने सीखा है क्लासेस ऑफ कैपिटल, क्लासेस ऑफ शेयर्स, और हमने सीखा है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आइए स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कि किस तरह हमने कंपनी के शेयर्स को डील करना है, बैलेंस शीट में लिखना है, उसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो बेटा केस स्टडी करते हैं। केस में हमें बताया गया है यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब ये इंफॉर्मेशन है, ये हमें ये बता रही है कि कंपनी का नाम है यूसुफ इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उनका जो ऑथोराइज्ड कैपिटल रजिस्टर हुआ है वो होगा 20 लाख से। इसमें 10 रुपीज़ का एक शेयर है, और कंपनी के शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बने ऑथोराइज, आप 10 से रुपीज़ को डिवाइड करेंगे तो शेयर्स की वैल्यू आ जाएगी जो है 2 लाख। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन लिमिटेड स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाज 8 लाख। कंपनी के मेमोरेंडम में ये बात लिख दी गई कि कंपनी 8 लाख तक सब्सक्राइब करेगी, इशू करेगी कैपिटल को थ्रू सब्सक्रिप्शन। तो द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स एट द रुपीज़ ऑफ 10 ईच पार वैल्यू। कंपनी ने 10 रुपये के हिसाब से 80,000 शेयर्स को इशू किया। रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड शो हाउ विल इट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अब उसने केसेस 2 बताए हैं बेटा हमें। पहले केस में वो ये कहता है कि रेयर सिचुएशन है। रेयर सिचुएशन का मतलब यह है कि कंपनी ने 80,000 के ऑफ़र किए सब्सक्रिप्शन, और 80,000 ही एप्लीकेशंस आ गई। बेटा दूसरी में हमारे पास होगा नंबर बी केस में एप्लीकेशन 95,000 आ गई हैं, और इसे हम अवर सब्सक्रिप्शन का नाम देंगे कि आपने जितनी रिक्वायर की थी उससे ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया। तो बेटा आगाज़ करते हैं इसका, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस, हम कंपनी में जब शेयर्स अलॉट होते हैं, रेयर सिचुएशन। रेयर सिचुएशन क्या होती है इधर कि आप एप्लीकेशन आती है आपके पास एग्जैक्टली उतनी जितने आप शेयर्स एलोकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने मेरे बेटा जितने भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अनाउंस किया है कि आप शेयर अलॉट करेंगे, उतनी ही एप्लीकेशन आपको रिसीव होती हैं। उसमें बेटा कैसे एंट्रीज की जाती हैं और कैसे उसे हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, इसे आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ को सीखना है वो ये है कि जब आपके पास शेयर एप्लीकेशन के थ्रू पैसे आएंगे तो आपके बैंक में क्या हो जाएगा बेटा, इजाफा हो जाएगा
बैंक इंक्रीज टू क्या होगा बेटा डेबिट, तो हमने बैंक को क्या कर दिया है डेबिट। 80,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 10 से, तो बन गया हमारे पास 8 लाख। हाँ नोट बेटा, आप नीचे देखेंगे शेयर एप्लीकेशन आपने वसूल की, शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो लायबिलिटी इंक्रीज टू क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में बराबर होते हैं, आप देख सकते हैं 80,000 8 लाख हमारे पास बेटा डेबिट में है, 8 लाख हमारे पास है क्रेडिट में। तो बेटा नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन का मतलब होता है शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर ट्रांजेक्शन। जो आपने डेबिट क्रेडिट जो जनरल एंट्री लिखी है उसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, नरेशन को पढ़ के आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपने ऊपर क्या काम किया है। तो बेटा लिखा हुआ है मनी रिसीव, आपने पैसे लिए, देखा आपको ऊपर आपने कि आपने पैसे वसूल किए अलॉन्ग विद शेयर्स। पैसे क्यों लिए आपने, शेयर्स की वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से। फॉर 80,000 शेयर्स, आप 80,000 शेयर्स बेटा अलॉट करना चाह रहे थे। एक शेयर की प्राइस कितनी थी 10। जब ये कंडीशन होगी तो बेटा आप इस तरह की एंट्री पास करेंगे, ठीक है मेरे बेटा। इसमें एक बात याद रखनी है बेटा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 80,000 ही, इसमें कमी बेशी हो सकती है, जैसे आपने एंट्री को समझना है। ऑनवर्ड क्या होगा बेटा, जब आपने शेयर एप्लीकेशन ली थी दूसरे नंबर पे जब एंट्री करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी थी। लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने बेसिकली लोगों से एप्लीकेशन ली ताकि आप देख सकें उनकी एज, उनका कल्चर, उनकी रिलीजन। जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बात लिखी हुई है कि आप किन बंदों को शेयर अलॉट करेंगे, तमाम एप्लीकेशन को आपको ने जांचा, जांचने के बाद जो सूटेबल कैंडिडेट लगे आप उन्हें शेयर अलॉट करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं। तो आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जब आप शेयर अलॉट करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8 लाख से लायबिलिटी में कमी हुई, लायबिलिटी डिक्रीज टू डेबिट। अच्छा बेटा, अब शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करने के बाद आपके शेयर कैपिटल में क्या हो गया, इजाफा। आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ, इंक्रीज थ्रू क्रेडिट, ठीक है मेरे बेटा। अब नरेशन क्या है, नरेशन का मतलब फिर वही है कि आप डेबिट और क्रेडिट को पढ़ें तो इसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे खुद भी अपने तौर पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपर्टीज हम कह सकते हैं एप्लीकेशन अलॉटेड, एप्लीकेशन को अलॉट किया गया टू शेयर्स। ओके बेटा, तो आइए बेटा अब इसकी बैलेंस शीट को हम देखते हैं कि इन दो एंट्रीज को हम बैलेंस शीट में कैसे प्लेस कर सकते हैं। आइए बेटा बैलेंस शीट को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाते हुए आपने इस बात को समझ जाना है कि बैलेंस शीट बेसिकली एक स्पेसिफिक डेट के लिए होती है, एज ऑन, एक दिन के लिए बनती है, जो उस दिन आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है कि आपके पास कितने एसेट्स, कितनी लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट मौजूद हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में यूसफ लिमिटेड कंपनी सबसे पहले नाम ऊपर लिखा, फिर बैलेंस शीट लिखा, फिर एज ऑन, ये फॉर्मेट है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड पे लायबिलिटीज़ और राइट हैंड साइड पे हम एसेट्स को लिखते हैं। एसेट्स में सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स। बेटा करंट एसेट्स हमने अपनी एंट्रीज में देखे, हमें नजर आया कि बैंक हमारे पास डेबिट है, डेबिट का मतलब बैंक में इजाफा हुआ, बैंक में इंक्रीज हुआ। जब बैंक में इंक्रीज हुआ तो बैंक में हमने क्या लिखा, कितना इंक्रीज हुआ, 8 लाख। तो बेटा 8 लाख को हमने यहाँ जाके लिख दिया, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ की बात करें तो बेसिकली लायबिलिटीज़ में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल को। ऑथोराइज कैपिटल जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ क्या होता है बेटा, हमारे क्वेश्चन में उसने हमें बताया था कि 2 लाख के पास क्या थे बेटा, शेयर से एट द रेट ऑफ 10 ईच। तो बेटा इसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 20 लाख, ठीक है। यहाँ बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि दो लाइनें लगाई हुई हैं, दो लाइनों का मतलब यहाँ ये है कि ऑथोराइज कैपिटल की जो कैलकुलेशन है उसका नीचे वाले से कोई कंसर्न नहीं है। इसे आपने एज पर रिक्वायरमेंट या एज पर इंफॉर्मेशन यहाँ लिखना ज़रूर है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, तो इसे काइंडली ज़रूर लिखिएगा। तो दूसरी चीज़ इसमें है वो है आई शुड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। बेटा आपने गौर से देखना है अपनी एंट्रीज में कि हाँ शेयर कैपिटल आया हो। पहली एंट्री में शेयर कैपिटल है डेबिट में, नहीं। क्रेडिट में है, नहीं। यहाँ देखेंगे शेयर कैपिटल है आपके पास डेबिट में, नहीं। क्रेडिट में है, बिल्कुल है हमारे पास 8 लाख की। बेटा हमने क्या किया, हमने 80,000 शेयर्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये प्राइस आई है बेटा हमने यहाँ आके इसे प्लेस कर दिया। अब टोटल किया, चूँकि ना 20 लाख का नीचे वाले से कोई कंसर्न नहीं है, दो लाइन नज़र आ रही है बेटा आपको, तो बेटा 8 का 8 आपने यहाँ लिख दिया। और यहाँ भी देखा आपने कि एसेट्स में क्या लिखा हुआ, 8 लाख।
तो बैलेंस शीट हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं है तो आपका पीछे कोई एरर है, जिसे आपने रेक्टिफाई करना है। हमारी बैलेंस शीट बराबर आ गई जी डियर स्टूडेंट्स। तो आइए अपने दूसरे केस की तरफ चलते हैं। जो हमारा दूसरा केस है बेटा, दूसरा केस जो हमारा है वह एप्लीकेशन फॉर 95,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। आपको क्या नाम है 95,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हो जाती हैं। मतलब आपने जो मांगी थी वो थी 80,000, आपको एप्लीकेशन आ जाती हैं 95,000। तो ये केस क्या बन जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब लोगों ने ज़्यादा आपको पैसे दे दिए हैं, आपके पास सीट्स ऑफ एलोकेशंस कम है। तो आइए इसमें देखते हैं हम कौन कौन सी एंट्रीज को करेंगे इन जर्नल। सबसे पहले तो बेटा आपने जितने भी बंदों ने आपको पैसे दिए ना, आपने उनसे वो पैसे ले लेने। जब पैसे ले लेंगे तो बैंक में इजाफा हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको नज़र आ रहा होगा ब्रैकेट में मैंने लिख के दिया है कि 95,000 आपके पास सारे के सारे पैसे आपने वसूल किए। 10 रुपीज़ पर के हिसाब से आपने मल्टीप्लाई किया, आपके एसेट्स में इजाफा हुआ तो 9,50,000 डेबिट। फिर शेयर एप्लीकेशन आपकी लायबिलिटी है। फिर आप इन्हें जांचेंगे, देखेंगे कि उनकी क्या नाम है, एज सही है, रिलीजन सही है, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तमाम जो भी आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिक्वायरमेंट है उन्हें जांचना है पहले आपने। तो आपके लिए क्या है, पहले लायबिलिटी, आप लायबिलिटी में इजाफा हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज तो बेटा आपके पास क्या है, क्रेडिट। आगे चलेंगे बेटा। तो अब जब आपने जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे ना आपकी कंपनी के लिए, क्योंकि ऑनवर्ड आपके शेयर होल्डर्स ने या आपके डायरेक्टर में जाना है, फिर उनमें से किसी ने चेयरमैन बनना है। तो जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे ना आपके पास, जितनी आपने अनाउंसमेंट की 80,000, उन्हें आप एलोकेट करेंगे शेयर्स। जब एलोकेट करेंगे तो आपकी लायबिलिटी जो पहले इंक्रीज थी अब वो लायबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज तो बेटा डेबिट, और शेयर कैपिटल आपकी नई लायबिलिटी बन गई। शेयर कैपिटल आपकी लायबिलिटी है तो बेटा वो क्रेडिट हो गई। तो नरेशन क्या बनी, 80,000 शेयर अलॉटेड टू एप्लीकेंट बेस्ट कैंडिडेट्स। बेटा लास्ट में बेटा आपने ये चीज़ देखनी है कि जिन बंदों को आपने शेयर्स अलॉट नहीं किए, डेफिनेटली अगर आप शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे तो उन्हें आपने पैसे वापस करने हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो माइनस करेंगे आप 95, गौर से देखिए 95 बेटा आपके पास क्या नाम है क्रेडिट में, डेबिट में कितने आपके पास 80,000। तो बैलेंस क्या बचा आपके पास 15,000। ठीक है, जो उनकी बेटा चीज़ बड़ी होगी, आपके पास क्रेडिट वाली पोर्शन बड़ा है तो ये बैलेंस क्या आएगा, क्रेडिट क्या नाम है क्रेडिट का ही आएगा। तो आपने ये पैसे, ये आपके पास लायबिलिटी है, आपने ये पैसे वापस करने हैं। लायबिलिटी में जब कमी आएगी तो बेटा ये दोबारा डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट मेरे बेटा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। आपने उन लोगों को जिनको आपने शेयर अलोकेट नहीं किए उन्हें आप पैसे वापस कर रहे हैं। तो लायबिलिटी में होगी कमी और बेटा आपके एसेट्स में भी होगी कमी। पहले आपने पैसे लिए थे, अब आप पैसे वापस कर रहे हैं क्योंकि आपने शेयर्स अलॉट नहीं करने। तो नरेशन क्या लिखी, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। आइए बेटा इन 3 एंट्री से रिलेटेड हम बैलेंस शीट को कैसे बना सकते हैं, आइए उन्हें उसी तरह उसका एक व्यू देखते हैं। बेटा बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है। राइट साइड में बेटा आपके पास एसेट्स हैं, लेफ्ट साइड में आपके पास लायबिलिटीज़ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले आपने करंट एसेट्स लिखने हैं। करंट एसेट्स में बेटा हमारे पास क्या है, बैंक बैलेंस। बेटा बैंक बैलेंस में आपने देखना है अपनी हर एंट्री में बैंक आपके पास डेबिट कितनी दफ़ा है। आपके पूरे एक दफ़ा डेबिट है तो आपने सारी की सारी मोड ला के बेटा यहाँ लिख दी। देखना बैंक क्रेडिट किधर आपके पास, बैंक आपके पास थर्ड एंट्री में बेटा क्रेडिट है 15,000 से बेटा आपने उसमें से इसे माइनस किया तो बेटा आपके पास बैलेंस क्या आया 8 लाख, वो आपने इधर लिख दिया। ठीक है, अब आ जाएंगे अब अपने लायबिलिटी के पोर्शन में और कोई आपके पास एसेट्स एंट्री में मौजूद नहीं है। तो बेटा आपने देखा कि ऑथोराइज कैपिटल चूँकि ना जैसे इन्फॉर्मेशन है तो आपने उसे पुट कर दिया एज पर मेंशन इन योर क्वेश्चन में बताया गया था कि 2 लाख शेयर्स आपके पास हैं, 10 ईच है। बेटा आपने लिख लिया, दो लाइनें आपने लगाई, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाली अमाउंट्स का नीचे वाली अमाउंट से कोई कंसर्न नहीं, ना ये प्लस होगी ना ये माइनस होगी उसमें। बेटा दूसरी चीज़ जो आप लिखेंगे वो हो गया इशू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। आपने ऊपर देखा कि कैपिटल के रिलेटेड कोई एंट्री तो नहीं है। पहली एंट्री में कैपिटल का कोई जिक्र नहीं, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। दूसरी एंट्री में बेटा कैपिटल का जिक्र आपको मौजूद है, नजर आएगा कि कैपिटल के पास क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब कैपिटल में इजाफा हो रहा है। बेटा आपने लिखा कितना कैपिटल है, 80,000 शेयर्स आपने दिए तो आप लिखेंगे 80,000 शेयर्स कितने रुपए के हिसाब से दिए, 10 रुपीज़ के हिसाब से दिए। 10 को आपने यहाँ लिख दिया एट द रेट ऑफ 10 ईच। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई किया तो आपके पास अमाउंट क्या आ गई 8 लाख।
ठीक है बेटा। तो अब आपने अपनी बैलेंस शीट का किया टोटल, जो हम एंड पे करते हैं। बैलेंस शीट बेटा आपकी बराबर आनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट बराबर नहीं आती तो फिर या तो आपने कोई अमाउंट गलत लिख दिया या पीछे से आपने कोई एंट्री गलत लिख दी है बेटा। तो हमारी बैलेंस शीट बराबर आती है, एसेट्स लायबिलिटीज़ के बराबर आ रहे हैं। 80,000 हमारे पास 8 लाख हमारे पास अमाउंट है एसेट्स में, 8 लाख हमारे पास लायबिलिटी, बैलेंस शीट हमारी बराबर है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया बेटा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है। अब आपका टास्क ये है कि आप इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में और इसकी बैलेंस शीट बना के हमें मेल करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, ahmarnaseem2@gmail.com। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारे तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन और वीडियोस टाइम पे मिल सकें। बेटा अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। खुदा हाफिज़।